रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। सुधीजनों को प्रणाम। भारतीय परंपरा के रहस्य के इस 5वें खंड में मैं आप लोगों के बीच में वैदिक काल में दिशा निर्धारण किस प्रकार से किया जाता था, इस विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे पास में किसी दिशा को जानने के लिए विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या फिर हस्त निर्मित यंत्र विद्यमान हैं। दिशा ज्ञान कराने के लिए हमारे पास में दिशा सूचक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक कंपास है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। साथ ही नाप इत्यादि करने के लिए विविध प्रकार के स्केल, फीते इत्यादि हमारे पास में उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे पास में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मौजूद हैं जो इन सब कार्यों में हमारा विविध प्रकार से सहयोग करते हैं। चूँकि मेरा उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा अथवा भारतीय परंपरा की गुरुता का संपादन करना है, भारत कैसे विश्वगुरु था ये बताना है, इसलिए मैं आज आप लोगों को इस तथ्य से अवगत कराना चाहूँगा कि किस प्रकार से संसाधनों के अभाव में भी हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में प्राचीन काल में बढ़िया से दिशाओं का निर्धारण और नाप इत्यादि करके वेदियों का निर्माण किया जाता था। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में प्रत्येक ऋषि, महर्षि इत्यादि सभी लोग दैनिक यज्ञ आदि में व्यस्त रहते थे और उसके अतिरिक्त समय समय पर होने वाले नैमित्तिक यज्ञ आदि भी वो करते थे। इन दैनिक यज्ञ आदि को करने के लिए जो खर बनाया जाना है, खर अर्थात कुंड, उस खर का निर्माण किसी नाप के आधार पर होता था और वह खर जिस वेदी में विद्यमान होगा उस वेदी को भी किसी दिशा में किसी नाप के आधार पर बनाया जाता था। अतः पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कैसे पूर्व दिशा का बोध होता था और उसका कैसे सीमांकन किया जाता था, जिसके पश्चात वो अपने आगे की उत्तर की कार्यविधि का संपादन करते थे। पहले के समय पर आज के जैसे संसाधन मौजूद नहीं थे, इसलिए वो शंकु की सहायता से, शंकु एक कील की जैसी आकृति है, शंकु के जैसी आकृति की चीज़ से इस प्रकार से पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा का ज्ञान करने का प्रयत्न करते थे और उसमें वो पूर्ण रूप से सफल भी होते थे। तो शंकु और रस्सी की सहायता से वो पूर्व दिशा का और पूर्व के बाद में फिर अनंतर दूसरी दिशाओं का ज्ञान करके और उनका सीमांकन करके और अपने वेदी निर्माण से संबंधित कार्य, अपने कुंड निर्माण से संबंधित कार्य का अच्छे से संपादन करते थे। तो आइए अब हम चित्र के माध्यम से जानते हैं कि कैसे लोग इस प्रकार के कार्यों का अच्छे प्रकार से संपादन करते थे। चलते हैं चित्र की ओर। इस चित्र में किए गए विश्लेषण का मुख्य आधार शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कात्यायन शुल्ब सूत्रम नामक ग्रंथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पेंसिल का प्रयोग किया है जिसकी छाया सामने धरातल पे पड़ रही है। पुरा काल में यहाँ पर शंकु अर्थात कील का प्रयोग किया जाता था और कील को एक समतल भूमि में गाड़ करके और फिर जब गाड़ा जाता था तो यदि पूर्वाह्न का समय है तो निश्चित रूप से उसकी छाया पश्चिम दिशा की ओर पड़ती थी, यदि अपराह्न का समय है तो उसकी छाया पूर्व दिशा की ओर पड़ती थी। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम का ज्ञान होता था। तो हमने देखा कि इस चित्र में पीछे से मैंने टॉर्च का प्रयोग किया है जो कि सूर्य की भूमिका में है।
सूर्य के प्रकाश की भूमिका में है और उसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि उसकी छाया आगे की ओर धरातल पे पड़ रही है। आगे का वर्णन आपको चित्र संख्या 2 में प्राप्त होगा। आइए हम चलते हैं चित्र संख्या 2 की ओर। पूर्ववर्ती चित्र संख्या 1 में हमारे द्वारा जिस पेंसिल का प्रयोग किया गया था, हम उसे 18 इंच का मान रहे हैं, जिसमें कि स्टैंड से धरातल से ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा 12 इंच का है और जो कि धरातल के अंदर वाला हिस्सा है, जो कि हम ये मान के चलते हैं कि हमने उसे ज़मीन पे गाड़ा है, वो लगभग 6 इंच का है। इस प्रकार से 1/3 हिस्सा ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। अब हम उसके ऊपर रस्सी बांधेंगे जिसकी लंबाई 12 इंच की होगी। जितनी लंबाई धरती से ऊपर पेंसिल की है, उतनी ही लंबाई की हम उसके ऊपर रस्सी बांधेंगे और सबसे पहले हम पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा निकालने का प्रयत्न करेंगे। हम ये जानते हैं कि पूर्वाह्न काल में सबसे पहले अगर कहीं छाया पड़ेगी तो वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। इस प्रकार से चित्र संख्या 2 में बताई गई पश्चिम दिशा में जहाँ पर चतुष्कोण का कोना नज़र आ रहा है, वहाँ पर हम एक कील ठोक देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कील का एक चित्र बना रखा है। और उस कील को ठोकने का आधार जो हमने पेंसिल गाड़ी थी, उसकी छाया जहाँ पड़ रही है वहाँ पर एक कील गाड़ दी जाएगी। इसी प्रकार से अपराह्न में हम ठीक इसके उल्टे दिशा में पड़ने वाली छाया अर्थात पूर्व दिशा में जहाँ छाया पड़ रही है उस कोने में एक कील गाड़ देंगे। इस प्रकार से क्रमशः पूर्व, केंद्र और पश्चिम में 3 कीलें गड़ चुकी हैं। अब हमें उत्तर और दक्षिण दिशा को प्राप्त करना है। अब हम इस 12 इंच की रस्सी के स्थान पर 24 इंच की रस्सी का प्रयोग करेंगे और उस रस्सी को हम एक को पूर्व में बांधेंगे और एक को पश्चिम वाले कील में बांधेंगे। दोनों के बांधने के पश्चात जब हम उस रस्सी को बाईं तरफ खींचेंगे तो वो जिस कोने पे मिलेगी उस कोने पर हम एक फिर से कील ठोक देंगे और वह कील जहाँ पर लगेगी वह उत्तर दिशा होगी। ठीक इसके विपरीत जब हम पूर्व और पश्चिम में बंधी हुई एक जो 24 इंच की रस्सी को जब दाईं तरफ खींचेंगे तो जिस कोने पर वह कटेगी वह स्थान दक्षिण होगा, वहाँ पर भी हम एक कील ठोक देंगे। इस प्रकार से हमने विशुद्ध रूप से, प्राकृतिक रूप से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा का वैदिक पद्धति के अनुसार, हमारे शुल्ब सूत्रों में अनुसार दिशाओं का साधन किया है, दिशाओं का अन्वेषण किया है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चित्र संख्या 1 और चित्र संख्या 2 में बताए गए तरीकों से पुराकाल के हमारे ऋषिगण, महर्षिगण, मुनिजन, विद्वान लोग, पंडित लोग दिशाओं का ज्ञान बखूबी किया करते थे और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती थी, क्योंकि वो उस दिशा निर्धारण रूपी कार्य का संपादन प्रकृति के माध्यम से करते थे। तो जहाँ पर संसाधनों के अभाव में भी इस प्रकार से कार्य किया जाता हो, निश्चित रूप से वह हमारा भारत इन्हीं सब कारणों से विश्वगुरु रहा होगा। आज के इस खंड में इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन दबाकर अपनी रुचि अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि आपको भारतीय परंपरा के रहस्य इस विषय में और जानने की इच्छा है तो इस क्रम में मैं निरंतर अपने विविध विषयों पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, पूर्व में मेरे द्वारा प्रकाशित किए गए वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।